alternating current generator. So मान लो this is the north pole of the magnet, this is north pole और इस तरफ है साउथ पोल। ये वाला है साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। इन दोनों के बीच में होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। So these are the magnetic field lines between north pole and south pole. और इसके बीच में अगर हम लोग रख देते हैं कॉइल जो रेक्टेंगुलर है लाइक दिस, कॉइल है, कॉइल इज केप्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। लाइक दिस, ओके। और यहाँ पे रिंग्स लगा देते, व्हिच आर कॉल्ड स्लिप रिंग्स, तो करंट को बाहर ले आता है। वन ऑफ द स्लिप रिंग जो एक के साथ कांटेक्ट में है और ये है दूसरी स्लिप रिंग जो दूसरे के साथ कांटेक्ट में है। ठीक है, तो जो अंदर वाली स्लिप रिंग है वो सिर्फ रेड को ही टच करेगी और बाहर वाली जो है वो ब्लू को ही टच करेगी। ओके, इस तरह का अरेंजमेंट है। अब ये जो कॉइल है, कॉइल इज कनेक्टेड टू अ टरबाइन। आगे यहाँ पे एक टरबाइन होता है, टरबाइन को रोटेट कराते हैं। जैसे टरबाइन को रोटेट कराएंगे ये जो कॉइल है ये रोटेट होगी। ओके, एंड ड्यू टू दिस रोटेशन ऑफ द कॉइल, ये जो इतना सा पोर्शन है कॉइल का एरिया जो है वहां से जो फ्लक्स पास हो रहा होगा वो फ्लक्स चेंज होगा और फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा और वही ईएमएफ हम लोग आगे काम में लेंगे। ओके, और यहाँ पे एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट जनरेट हो जाएगा। तो देखते हैं इसका डेरिवेशन क्या है और कितना ईएमएफ जनरेट होता है। सबसे पहली बात, ये ईएमएफ जनरेशन कहाँ से हो रहा है? ईएमएफ जनरेटेड ड्यू टू द टरबाइन। ये जो टरबाइन दिख रहा है, टरबाइन के रोटेट होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी वजह से। तो जब टरबाइन रोटेट होगा तो उसके पास कुछ एंगुलर स्पीड होगी, तो वी कैन राइट एंगुलर स्पीड ऑफ टरबाइन। एंगुलर स्पीड ऑफ, देखो जो टरबाइन की एंगुलर स्पीड होगी वही कॉइल के रोटेशन की भी एंगुलर स्पीड होगी। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ एंगुलर स्पीड ऑफ कॉइल इज इक्वल टू ओमेगा। और ये ओमेगा क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। यानी जितना फास्ट ये टरबाइन को घुमाएंगे उतना ही फास्ट कॉइल रोटेट होगी और उतना ही ज्यादा ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। भाई टरबाइन को कैसे घुमाने? देयर आर मेनी वेज इन विच वी कैन रोटेट द टरबाइन। टरबाइन को रोटेट करने के बहुत सारे मेथड हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। डैम होता है, डैम के अंदर पानी भर के रखते हैं, फिर डैम का पानी जब निकलता है बाहर एट दैट टाइम वहां पे टरबाइन रख देते हैं जो रोटेट कर देते। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द टरबाइन और आगे ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और वी कैन यूज द थर्मल पावर। थर्मल पावर में क्या होता है? स्टीम को हीट करते हैं एक बॉयलर में बड़े से, तो बॉयलर में स्टीम को बॉयलर में पानी को गर्म किया तो स्टीम में कन्वर्ट हो गई और जो स्टीम होगी हाई प्रेशराइज्ड स्टीम वो टकराती है टरबाइन के साथ। जैसे कुकर की सीटी बजती है और स्टीम बाहर आती है, वैसे ही वहां पे भी एक बड़ा सा बॉयलर होता है जिसमें से जो वाटर वेपर होती है वो बाहर आती है एंड वाटर वेपर
बहुत ही फोर्स के साथ, स्टीम बहुत ही फोर्स के साथ टरबाइन के साथ टकराती है और टकराने की वजह से टरबाइन रोटेट होता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, तो दिस इज थर्मल पावर स्टेशन। अभी जो टोरेंट पावर से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं वो वहीं से आ रही है, दिस कमिंग फ्रॉम साबरमती पावर स्टेशन। वहां पे बहुत सारा कोल होता है, कोल को गर्म करेंगे तो वो कोल हीट होके पानी को गर्म करेगा, पानी से स्टीम, स्टीम से टरबाइन, टरबाइन रोटेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। वी कैन ऑल्सो यूज विंड मिल, विंड मिल में भी यही होता है, टरबाइन रोटेट होगा, ईएमएफ जनरेट होगा। वी कैन ऑल्सो यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में कैसे करेंगे? हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो बताएगा? बोलो, सोचो और बताओ। यस, न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, तो न्यूक्लियर रिएक्शन से डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी या फिर क्या होगा? सर वो दो पार्टिकल स्प्लिट होंगे ना। ओके, उसके बाद? हाँ। उसके बाद क्या होगा? सर वो नहीं याद आ रहा। सर वो दो पार्टिकल का फिशन होगा। हाँ, फिशन होगा, फिशन यानी टूट गए पार्टिकल्स। चलो, पार्टिकल्स टूटने के बाद ईएमएफ कैसे जनरेट होगा? सर वो एनर्जी निकलेगी तो ओके, एनर्जी का क्या करेंगे? टरबाइन घुमाएंगे। हाँ, एनर्जी से टरबाइन को कैसे घुमाएंगे? कैसे घुमाएंगे? सोचो सोचो। हाँ वही तो वो तो एनर्जी घुमाएगी। हाँ, एनर्जी कैसे घुमाएगी डायरेक्ट टरबाइन ऐसे ही को? थोड़ी घुमाएगी। हाँ, तो देखो, फिशन हुआ, फिशन से हीट एनर्जी जनरेट हुई, वो हीट एनर्जी से वापस स्टीम, वो बॉयलर में मींस गर्म करेंगे, वहां से स्टीम बनेगी, स्टीम वापस टरबाइन को घुमाएगी। ओके, जैसे बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ओके, अगर फ्री हो तो चेरनोबिल करके एक सीरीज है, वो देख लेना। वहां पे ये न्यूक्लियर पावर प्लांट ब्लास्ट हो गया था, एंड ब्लास्ट होने का रीजन यही था कि न्यूक्लियर एनर्जी जो बहुत सारी प्रोड्यूस होती है, वो एनर्जी यूज करते स्टीम को यानी वाटर को गर्म करने के लिए। बट अगर इमेजिन करो वाटर हो ही नहीं तो क्या होगा? यानी इमेजिन एक कुकर है, कुकर में पानी नहीं है बिल्कुल भी, ओके, और उसको सीधा स्टोव पे रख दो, उसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो कुकर फट सकते हैं इन दैट केस। यस, अब बहुत सारी, बिकॉज अंदर कुछ है ही नहीं, या तो फिर पिघल जाएगा या तो फूट जाएगा। तो इन शॉर्ट वहां पे भी ऐसा ही हुआ था चेरनोबिल में। वो जो मोटर्स होती है जो पानी को टरबाइन, सॉरी, ये बॉयलर में ले जाती है, वो मोटर्स बिगड़ गई थी, एंड ड्यू दैट वहां पे ब्लास्ट हुआ। सो ये सारी की सारी चीजों में कॉमन चीज क्या है? टरबाइन को घुमाना है। ठीक है, अगर विंड मिल देख लिए तो कच्छ चले जाओ, मांडवी में मैंने बहुत सारी विंड मिल्स देखी थी। तो सारी की सारी प्रोसेस रिलेटेड है टरबाइन से। टरबाइन को रोटेट करो, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वी कैन ऑल्सो यूज डीजल जनरेटर, डीजल जनरेटर भी ऐसे ही काम करता है। डीजल जनरेटर यानी डीजल इंजन। अभी आपको ट्रेन की आवाज सुनाई दे रही है, वो डीजल इंजन ही है। तो डीजल इंजन से ट्रेन को नहीं घुमाते, बट इमेजिन करो एक टरबाइन को घुमा रहे। ओके, तो डीजल इंजन से टरबाइन को घुमाओ, टरबाइन घूमेगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी। सेम फिनोमिना से कार्स में भी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस करता है बैटरी। देखो, बैटरी तो सिर्फ चार्ज होती है, बट एक्चुअली एक अल्टरनेटर करके होता है गाड़ी के अंदर जो बैटरी को चार्ज करता है। ओके, यानी जब गाड़ी मोशन में होगी, दैट टाइम एक छोटा सा जनरेटर उसके अंदर भी होता है। तो देखते हैं वो सब काम कैसे करेगा। तो जितना फास्ट घुमाएंगे उतनी एंगुलर स्पीड बढ़ेगी। तो एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला क्या है? एंगुलर स्पीड इज इक्वल टू ओमेगा, और ओमेगा क्या होता है? इट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? थीटा विल बी ओमेगा इंटू टी। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज ओमेगा इंटू टी। अब ये देखते हैं फ्लक्स कितना लिंक होगा। फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल, ध्यान देना, अब से डेरिवेशन स्टार्ट होगा। फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल, कितना फ्लक्स लिंक होता है? पाई इज इक्वल टू बेन कॉस थीटा। याद आया? बिकॉज यहाँ पे तो एंगल चेंज होने ही वाला है, इसीलिए मैं कॉस थीटा भी रखूंगा। अगर
एंगल चेंज नहीं होता है तो हम लोग जनरली cos थीटा रख के छोड़ देते हैं, सॉरी बेन लिख के छोड़ देते हैं, बट यहाँ पे तुमको पता है एंगल चेंज हो रहा है, therefore we'll write phi is equal to ben cos theta. इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं, बट अब सॉरी 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2 1 की वैल्यू 2 में डाल देते हैं, 1 इन 2, तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 विल बिकम बेन कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये अपना इक्वेशन नंबर 3। तो ये फ्लक्स का इक्वेशन हुआ, फ्लक्स विल फॉलो द कोसाइन कर्व, ठीक है, फ्लक्स कोसाइन कर्व को फॉलो करता है। अब देखते हैं आगे, अगर ये जो फाई है उसको मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 3, फिर cos थीटा का डिफरेंशिएशन आता है ना सबको, हाँ साइन माइनस साइन। जैसे डी बाई डी टी ऑफ cos टी क्या होता है, इट इज माइनस साइन टी, चलो डी बाई डी टी ऑफ cos ऑफ 5t, बोलो क्या आंसर होगा, माइनस साइन 5t। माइनस साइन, साइन 5t इंटू 5। वेरी गुड, इंटू 5 आएगा, यानी आंसर हो जाएगा माइनस 5 साइन टी। बाय वालों को बता देता हूँ, cos टी का तो पहले लिख ही देना ये वाला, और टी का जो कोई, देखो ये टी है और ये भी टी है, तो उसका कोएफिशिएंट कौन बचा, 5 को सिर्फ बाहर रखना है, ओके। लाइक जैसे अगर ऐसा दिया हो डी बाई डी टी ऑफ, एक्चुअली ये चेन रूल से आता है, बट बाय हाँ वाले हाँ चेन रूल नहीं करोगे तो चलेगा, cos ऑफ ओमेगा टी दिया हो, वेर ओमेगा इज ए कांस्टेंट, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माइनस साइन ऑफ ओमेगा टी, ये लिखना है, और ओमेगा और टी में से टी टी तो कट जाएगा, ओमेगा सिर्फ बाहर आएगा, विल गेट माइनस ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। तो डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी इतना होता है। बाय वाला कौन है बाय द वे, अभी ग्लेडसन है ना आई थिंक, हाँ भाई, हार्दिक पता नहीं कहाँ गया। हार्दिक भी है। हार्दिक को बायोलॉजिकल बीमारी हो गई है, बायो भाई बहुत पढ़ता था इसलिए, कोई वायरस वायरस कुछ फीवर। क्या हुआ, ओके। तो कोई नहीं है बायो में, तो फिर सबको पता ही होगा, मैं सोच रहा था ग्लेडसन डॉक्टर बनने वाला है। डी फाइव बाई डी टी विल बी डी बाई डी टी ऑफ बेन कॉस ओमेगा टी, अब डी फाइव बाई डी टी होता है माइनस ई, तो वी कैन राइट माइनस ई इज इक्वल टू बेन बाहर आ जाएगा, क्यों, बिकॉज जब कॉइल को रोटेट करेंगे एट दैट टाइम मैग्नेटिक फील्ड एरिया और नंबर ऑफ टर्न्स सब कांस्टेंट होता है, तो बेन को बाहर रखो, डी बाई डी टी ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी, ये कॉस ओमेगा टी का आंसर क्या होता है, इट इज माइनस, मैं क्यों इतना मेहनत कर रहा हूँ, आपको पता ही है, बेन ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस में, ओके, माइनस माइनस कट हो जाएगा, फाइनली विल गेट ई इज इक्वल टू बेन ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी, ओके। इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले, ले लिया, हाँ सर। यस सर। ओके, चलो आगे देखते हैं। डायग्राम का कुछ काम नहीं है अभी, क्या रह गया, पूरा देते हैं, पूरा देते हैं,
वैसे भी कुछ काम नहीं है। ये तो यहाँ तक हमको इक्वेशन मिल गया, E इज इक्वल टू tan ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। वी कैन राइट, पहले लिखते हैं इक्वेशन, E इज इक्वल टू tan ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अब बताओ मैक्सिमम ईएमएफ कितना होगा? मैक्सिमम ईएमएफ, इसको ई मैक्स भी बोल सकते हैं या फिर ई जीरो भी बोल सकते हैं। बताओ ई जीरो की वैल्यू क्या होगी? ये वैल्यू मैक्सिमम कब होती है? सारे के सारे इंजीनियर्स है, मैथ्स वाले हैं, बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? sin 90। यस, साइन 90 हो जाए तब। वी कैन राइट ई जीरो इज इक्वल टू tan ओमेगा, साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है साइन 90 पे, तो ई जीरो हो जाएगा tan ओमेगा, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस। ये ई जीरो को मैं इधर रख देता हूँ, ये इधर, ओके। tan ओमेगा की जगह हम लोग ई जीरो रख दे, तो ई इज इक्वल टू बन जाएगा ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ईएमएफ। So EMF will follow the sine curve, whereas flux will follow the cosine curve। ठीक है, फ्लक्स का जो इक्वेशन है वो कोसाइन कर्व होता है और ये वाला जो है साइन कर्व होता है। इसमें जितना ज्यादा ओमेगा, एंगुलर स्पीड जितनी ज्यादा होगी उतना ही ईएमएफ ज्यादा जनरेट होगा। तो अब टेक्स्ट बुक में देख लेते हैं, बहुत मेहनत की है टेक्स्ट बुक वालों ने ये टॉपिक में। तो ये रहा टेक्स्ट बुक का पेज, नॉर्थ पोल साउथ पोल ऑफ अ मैग्नेट, बीच में रखा हुआ आर्मेचर या फिर इसको कॉइल भी बोल सकते हैं, एक्सल के साथ कनेक्ट किया हुआ, यहाँ पे स्लिप रिंग्स है, कार्बन के ब्रशेस लगाए हुए, एज ए रिजल्ट ईएमएफ बाहर आ सकता है। ओके, तो ये उसका डायग्राम, फ्लक्स की फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू डी ए कॉस थीटा, अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो बेन कॉस थीटा होगा, और ईएमएफ जो डिराइव हो रहा है वो ये रहा, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन, ठीक है, E इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी। और इस इक्वेशन से ये इक्वेशन भी आ सकता है डायरेक्ट, देखो वी नो दैट ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी 1 बाई टी को क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, therefore ओमेगा इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, तो ओमेगा की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई एफ। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को वी बोला हुआ है, ठीक है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वी इज द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को एफ से भी इंडिकेट कर सकते हैं, वी से भी इंडिकेट कर सकते हैं। अब देखते हैं ग्राफ, देखो ये रहा ग्राफ, ये ग्राफ ऑफ ईएमएफ प्रोड्यूस्ड। ईएमएफ कैसा फॉलो करे थी? इट फॉलोज द साइन कर्व, इज इक्वल टू ई जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी है, तो साइन का कर्व ऐसा ही होता है हमेशा, ये आज मैंने वो ग्राफिकल कैलकुलेटर में भी बताया। इट फॉलोज द साइन कर्व, और साइन कर्व के साथ साथ ऊपर ये जो है पोजीशन वो भी बताई है। सी व्हेन द पोजीशन ऑफ द कॉइल इज लाइक स्टेज 1 में ऐसा बताया हुआ है, पोजीशन ऐसी है, अगर ये पोजीशन ऐसी हो तो मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक होगा ना। देखो, इफ दिस इज द नॉर्थ पोल, दिस इज द साउथ पोल, अगर हम लोग कॉइल को ऐसे रखते हैं, एट दैट टाइम मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन विल पास। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही तो फ्लक्स की वैल्यू कैसी होगी? ये वाले पॉइंट पे फ्लक्स विल बी मैक्सिमम,
phi is equal to phi max। चलो फ्लक्स मैक्सिमम कब होगा, फ्लक्स का इक्वेशन क्या है, फ्लक्स phi is equal to ben cos ओमेगा टी। बताओ ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? cos of 0। 0। यस cos जीरो। cos जीरो की वैल्यू क्या होती है? इट इज 1। ओके, तो जब साइन 0 हो तब कोसाइन याद करो। कोसाइन कैसा था? वो रेड और ब्लू वाला ग्राफ बताया था ना आज मैंने। ओके, तो कोसाइन का अगर ग्राफ ड्रॉ करते तो कोसाइन यहाँ से स्टार्ट होगा, we go like this। गलत बन गया। ऐसा कुछ होगा, ठीक है। तो कोसाइन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, इट विल द ग्राफ ऑफ फ्लक्स। तो देखो पहला डायग्राम, पहले डायग्राम में फ्लक्स मैक्सिमम पास हो रहा है, दिख रहा है, फ्लक्स इज मैक्सिमम। फ्लक्स यहाँ से स्टार्ट होगा। दूसरे केस में फ्लक्स 0 हो रहा है। इन दैट केस द फ्लक्स, द वैल्यू ऑफ फ्लक्स, ये कुछ गलत हो रहा है, इसमें मजा नहीं आया। ऐसा होगा, यहाँ से स्टार्ट होके इधर जाएगा और इधर से गो लाइक ये। तो रेड वाली लाइन यहाँ पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, दिस इज फ्लक्स। तो ऐसी अगर कॉइल को ऐसे ही रख देते फ्लैट लाइक दिस, इन दैट केस द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल विल बी 0। सेकंड केस में फ्लक्स 0, फ्लक्स 0 तो ईएमएफ मैक्सिमम होगा। in this case the flux will be maximum but it will be in opposite direction compared to the first one, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव में मैक्सिमम आ रहा है, फिर वापस से 0 हुआ एंड वापस से मैक्सिमम हुआ। ओके, तो वापस आ जाता है। इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ ओमेगा टी। ओमेगा की जगह 2 पाई एफ रख देते हैं, तो बन जाएगा E इज इक्वल टू E0 साइन ऑफ 2 पाई एफ इंटू टी, 2 पाई इंटू म्यू या V इंटू। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया? Yes, हाँ sir. सर। तो जब ये चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो बच गया है दैट इज एडी करंट। एडी करंट, एडी करंट क्या होता है? ऐसा करंट जो कोई मेटल का टुकड़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में, सॉरी, कोई भी मेटल का टुकड़ा अगर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मोशन कर रहा हो तो उसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है, दैट करंट इज कॉल्ड एडी करंट। बताता हूँ, देखो कैसे होगा। तो इज ए मेटल प्लेट, दिस मेटल प्लेट इज फॉलिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। पहले इसको ऐसे ही गिरा देते, ठीक है, ये मेटल प्लेट को ऐसे ही गिरा दें इन एब्सेंस ऑफ एनी फील्ड, सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। इन दैट केस वो जब नीचे गिरेगी इट विल फॉल विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ये जी जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगी। बट अगर इसी प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में गिरा दें, व्हेन इट इज फॉलिंग इन प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, उसकी जो वेलोसिटी होगी वो बहुत कम हो जाएगी डिपेंडिंग ऑन द मैग्नेटिक फील्ड एंड टाइप ऑफ मटेरियल ऑफ द कॉइल नहीं प्लेट। So when this coil is falling in presence of magnetic field, gravitation field तो है ही, it will fall, but acceleration कितना होगा? G will be less than G dash बोल देता हूँ, will be less than G। तो नेचुरली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था 9.8, उससे थोड़ा कम एक्सेलरेशन से ये नीचे जाएगी। ओके, तो ये जब नीचे जा रही है एट दैट टाइम उसके अंदर ऐसा होता क्या है, तो यहाँ पे करंट प्रोड्यूस होता है विच इज कॉल्ड एडी करंट। ओके, तो एडी करंट का पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यस सर।
दिख रहा है, देखो जब इसको फ्रीली फॉल कराया एट दैट टाइम इट इज नॉट फॉलिंग विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, बट थोड़ी सी स्पीड कम हो जाती है। देखो फिर से दिख रहा है। हाँ हम्म, तो ऊपर वाली चीजें वो मैग्नेट नहीं, ओके। तो होता क्या है ये वाले केस में, इट इज लाइक दिस, whenever a metal piece is in motion in presence of magnetic field at that time इसके अंदर एक करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। दोस करंट्स आर कॉल्ड एडी करंट्स, और वो एडी करंट ऐसा होता है जो मैग्नेट के मोशन को अपोज करे। देखो अभी जो हम लोगों ने वीडियो देखा उसमें भी ऐसा ही था। मोशन जो मेटल का पीस था इट वाज फॉलिंग डाउन, जब मेटल नीचे की तरफ आ रहा था एट दैट टाइम मेटल के अंदर ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ, जिसने मेटल के अंदर ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया, और वो मैग्नेटिक फील्ड जो नीचे वाला मैग्नेटिक फील्ड था उसको अपोज कर रहा था। तो सबसे पहले देखते हैं ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन क्या होगा। ईएमएफ प्रोड्यूस होने का रीजन है ये वाला इक्वेशन, F इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B। दिस इज द इक्वेशन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगता रहता है, कितना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B। सारे वैल्यूज रख देते हैं। अगर Q की वैल्यू में माइनस ई रख देता हूँ, ब्रैकेट माइनस ई इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B, और वी कैन राइट F इज इक्वल टू E इंटू ब्रैकेट B क्रॉस V। तो याद रखना दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके ऊपर इतना फोर्स लगता रहेगा। तो चलो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले, सबको। देखो इक्वेशन है F इज इक्वल टू Q इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B, मैग्नेटिक फोर्स का इक्वेशन इफ फॉर इलेक्ट्रॉन, फॉर इलेक्ट्रॉन F का इक्वेशन हो जाएगा माइनस E इंटू ब्रैकेट V क्रॉस B, that will give F is equal to E into bracket B cross V। अब देखो अगर हमारे पास कोई ऐसा इक्वेशन है C is equal to A cross B, what is the angle between A and B? A और B के बीच में एंगल कितना हो सकता है? What is the probability? 90। नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। A और B के बीच में एंगल एनी, कोई भी एंगल हो सकता है, इट इज इंडिपेंडेंट, कि भाई कुछ भी कह नहीं सकते, 90 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कुछ भी एंगल हो सकता है। सो ए और बी के बीच में एंगल कुछ भी हो सकता है, इट मे बी 90 ऑल्सो और मे नॉट बी 90। सी और ए के बीच में कितना एंगल होगा? कैन वी जज कि भाई इतना ही होगा या फिर उसमें भी ऐसा ही होगा? बोलो व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन ए एंड सी, या फिर एंगल बिटवीन सी एंड बी? 90। 90 ही होगा।
ठीक है, ये कॉन्फिडेंस से आंसर देना है भाई, ये दिमाग में होना ही चाहिए। सी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ए, सी ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बी, बिकॉज हम लोगों ने ये पढ़ा था दैट अगर ये है वेक्टर ए, ये है वेक्टर बी, तो वेक्टर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन ऐसे होती है ऊपर की तरफ। ओके, जो ए से भी परपेंडिकुलर होती है, ऑल्सो इट इज परपेंडिकुलर टू बी। ठीक है, बी के साथ अगर एंगल देखें तो बी के साथ भी वो परपेंडिकुलर होती है। ओके, तो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन is always perpendicular to both A and B. चलो ये बताओ, जब UCM हो रहा हो तो what is the angle between force and velocity? एक ही डायरेक्शन में होते हैं, अलग अलग होते हैं, मे बी 90 में नॉट बी 90, क्या होगा? 90. 90 ही होगा। बताओ फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होता है? इन केस ऑफ UCM फोर्स का डायरेक्शन कहाँ होगा? Perpendicular. बोलो जल्दी से, फोर्स की डायरेक्शन कहाँ होगी? तो सर वो फोर्स, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल वाला। नहीं नहीं नहीं, ये इसमें कहाँ लगाना है, ये तो यूनिफॉर्म सर्कुलर टेंजेंशियल होगी, चैप्टर नंबर 4 का कॉन्सेप्ट है। ये वाले केस टेंजेंशियल में, होगी सर, हाँ टेंजेंशियल। नहीं, सेंटर की तरफ होगा फोर्स जो होगा, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स भी बोलते हैं। एंड जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी दैट विल बी अलोंग द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट, ऐसे। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। नाउ फोर्स एंड वेलोसिटी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देयरफॉर कैसा होगा ये? UCM होगा। ओके, तो व्हेनेवर कोई भी ऐसा केस दिखे जिसमें फोर्स एंड वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होगा, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। देखो, ये रहा फोर्स, ये रही वेलोसिटी, क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए ये वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होगा? द एंगल बिटवीन फोर्स एंड वेलोसिटी विल बी 90, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल होगा वो कैसा मोशन करेगा? द चार्ज पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन विल परफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्टार्ट कर देगा। कौन सी डायरेक्शन में करेगा, कोई बता पाएगा? इन विच डायरेक्शन विल द इलेक्ट्रॉन मूव, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? यहाँ पे जो जाएगा ये क्लॉकवाइज जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज, कैसे जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। No, electron will move clockwise. As a result, current will be produced in anti-clockwise direction. और ये जो दिख रहा है वो हमको नॉर्थ पोल दिखाई देगा। देखो पहले डायरेक्शन स्पेसिफाई करके बता देता हूँ कि कैसे हुआ। F का इक्वेशन आ रहा है E into bracket V क्रॉस V। चलो वेलोसिटी की डायरेक्शन का है, देखो ये जो डिस्क है, डिस्क इज फॉलिंग डाउनवर्ड्स, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा J कैरेट। इसका सा मान लेते हैं, दिस इज X एक्सिस ऊपर की तरफ, Y एक्सिस और बाहर की तरफ Z एक्सिस। जब ये नीचे गिरी तो ये -J लेना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड द प्लेन, तो होगा -K कैरेट। बताओ -K क्रॉस -J कितना होगा? -I। K क्रॉस J इज -I, और माइनस माइनस कट हो जाएगा तो -I आएगा, तो F का हो जाएगा E माइनस में EVB इंटू I कैरेट। यानी इलेक्ट्रॉन, अगर मान लो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है तो उसके ऊपर फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगने वाला है? -I डायरेक्शन में। -I यानी लेफ्ट जाएगा, तो अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेफ्ट जा रहा है और हमको पता है कि वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग लेफ्ट, और सर्कुलर मोशन अगर करेगा तो लेफ्ट से होके सर्कुलर मोशन देके तो कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है तो द करंट ड्यू टू इट विल बी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट ऐसे प्रोड्यूस हुआ, करंट ऐसे प्रोड्यूस होगा तो ये प्लेट कैसी बन जाएगी? दिस विल बिकम नॉर्थ पोल। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही है अंदर की तरफ। ओके, सुनना भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैंने क्रॉस क्रॉस बताया ना, क्रॉस का मीनिंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर गोइंग इनसाइड द प्लेन, यानी मीनिंग क्या होगा? आपका जो फेस है वो नॉर्थ पोल है,
ओके, योर फेस इज नॉर्थ पोल और स्क्रीन के पीछे वाला जो पार्ट है वो है साउथ पोल। सो योर फेस इज नॉर्थ पोल और ये जो डिस्क है वो डिस्क भी बन जाती है नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ नॉर्थ के बीच में क्या होगा, रिपल्जन। वैसे पीछे की तरफ साउथ बनेगा और वो दूसरे साउथ के साथ भी रिपल्सिव फोर्स क्रिएट करेगा। एज ए रिजल्ट ये जो डिस्क है उसके ऊपर दोनों साइड से फोर्स लग रहा है, कि हम लोग लगा रहे हैं बाहर से, एक पीछे की तरफ से भी लग रहा है। एज ए रिजल्ट व्हेन इट इज फॉलिंग इट विल फॉल विथ लेस एक्सेलरेशन, यानी उसकी स्पीड जो है वो थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। ओके, और ये जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस करंट को बोलते हैं एडी करंट। एक और वीडियो बताता हूँ, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग समझ लेते हैं।